सब्सक्राइब करिए टैली टेक्निकल चैनल को, साथ में दबाइए बेल आइकन टैली की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वीरेंद्र और स्वागत है आपका हमारे चैनल टैली टेक्निकल में। तो दोस्तों, ये वीडियो एडवांस बैंकिंग मैनेजमेंट सिस्टम सीरीज़ की सेकंड वीडियो है। अगर आपने सीरीज़ की फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो उसके लिए मैं आपको लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और आई बटन में भी। तो पहले आप फर्स्ट वीडियो देख लीजिए ताकि आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम ना आए, आप इजीली आप समझ पाएंगे। उस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि आप बैंक का लेजर किस तरह से प्रॉपरली आप क्रिएट करेंगे ताकि आपको एंट्रीज में प्रॉब्लम ना आए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं पेमेंट और रिसीट की एंट्री किस तरह से आप प्रॉपरली इस एंट्रीज को करेंगे जिससे कि आपके रिपोर्टिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए। साथ में मैं आपको बताऊंगा मैनुअल बैंक रिकन्सिलेशन। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरी वीडियोस देखिए ताकि कहीं पे भी आप कोई चीज़ मिस ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि पेमेंट की एंट्री आपने प्रॉपर तरीके से किस तरह से करनी है। तो उसके लिए आपको जाना है पेमेंट वाउचर पे। तो पेमेंट वाउचर में यहाँ पे आपका डेट हो गया और यहाँ पे आपने चूज़ करना है बैंक। तो ये मैंने बैंक चूज़ कर लिया। उसके बाद यहाँ पे एक पेमेंट की एंट्री मैं क्रिएट कर देता हूँ। तो ये पार्टी है इंडियन ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। तो इसको मैं 1000 रुपीज़ का पेमेंट कर देता हूँ। पेमेंट करने के बाद यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे अगर आप चाहते हैं अगेंस्ट रेफरेंस या न्यू रेफरेंस लेना तो वो आप ले सकते हैं। तो उसके बाद ये मैंने एंटर करके सेव कर दिया। उसके बाद यहाँ पे जो बैंक की डिटेल आती हैं इस पे आपने ध्यान देना है। तो यहाँ पे आप देखते हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे बहुत सारी डिटेल्स आ रही हैं, जैसे कि ट्रांजैक्शन टाइप में किस तरह का ट्रांजैक्शन टाइप है, चेक है, डीडी है या आपका ई ट्रांसफ़र है, तो वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट नंबर आ गया। तो ये जो उसके बाद की जो डिटेलें हैं, ये जो भी आप यहाँ पे ट्रांजैक्शन टाइप चूज़ करेंगे उसकी अकॉर्डिंगली यहाँ पे ये सारी डिटेल्स आगे आपके पास एक्सप्लोर होके आएंगी। तो जैसे मैं यहाँ पे चेक ले लेता हूँ, तो चेक जैसे मैं लेता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपके चेक के रेंज आ गई। जैसे कि जब मैंने लेजर क्रिएट किया था वहाँ पे मैंने चेक बुक क्रिएट किया था। तो चेक बुक मैंने क्रिएट किया था तो यहाँ पे जो तीनों चेक बुक हैं वो मेरे पास आ रही हैं। तो ये 1000 रुपीज़ का जो मैं पेमेंट कर रहा हूँ चेक के थ्रू, तो इसका चेक नंबर क्या है, कौन से चेक बुक से मैं ये चेक रेज कर रहा हूँ। तो मैं इसमें से सिलेक्ट कर देता हूँ फर्स्ट वाला, जो कि 1 नंबर से 50 नंबर की चेक बुक है और यहाँ पे नाम भी आ रहा है कि कौन इस चेक बुक को यूज़ करता है, जो कि मैंने लेजर में जब मैंने चेक बुक बनाया था तो वहाँ पे सेट किया था। तो फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ 1 नंबर से 50 नंबर वाली चेक बुक इसमें से। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपका इंस्ट्रूमेंट नंबर आ रहा है, जो चेक नंबर है आपका वो आ रहा है, क्योंकि 1 नंबर अवेलेबल है। आपने किसी को भी इस चेक को आपने अभी इशू नहीं किया है, तो 1 नंबर आपके पास अवेलेबल दिखा रहा है, तो वो आपको यहाँ पे 1 नंबर आपको मिल रहा है। अगर आप इसको कहीं मिस कर चुके हैं तो इसको आप मैनुअली भी चेंज कर सकते हैं, जो भी आपका चेक नंबर है। ठीक है, तो अभी हमारा 1 नंबर है तो 1 नंबर इसने ऑटोमेटिकली ले लिया। तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट डेट आप ले सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने इसको दिया 5 अप्रैल का चेक दिया। ठीक है, ये आ गया। तो ये आ गया आपका फेवरिंग नेम, क्योंकि जब आप चेक प्रिंट करेंगे तो ये जो नेम रहेगा, तो चेक पे जो भी नेम आएगा, तो चेक में जो भी फेवरिंग नेम आएगा वो आपका यहीं से ही पिक करेगा। अगर आप कुछ डालना चाहते हैं तो रिमार्क्स में डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कभी कभी दिक्कत क्या आती है कि ये ऑप्शन जो है आपके पास विजिबल नहीं होते हैं। तो उसका रीज़न क्या होता है, जो यहाँ पे F12 का जो बटन है, तो ये यहाँ से ऑप्शन यस नो आपने करने हैं। जो आपको चाहिए वो जो ऑप्शन आपको चाहिए उसको यस करेंगे, जो नहीं चाहिए उसको आप नो कर देंगे। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं सारे ऑप्शन यस कर देता हूँ, तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे और भी क्या क्या ऑप्शन आते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने अकाउंट पे का जो यहाँ पे कॉलम है, जो जब आप चेक प्रिंट करेंगे तो वहाँ पे अकाउंट पे आपका प्रिंट होके आएगा, तो वो यहाँ पे कॉलम आ गया है। उसके बाद यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कॉलम आया वो है ईमेल आईडी। तो कस्टमर की आप ईमेल आईडी यहाँ पे डाल सकते हैं। तो जब आप आगे जाके मैं आपको ई बैंकिंग बताऊँगा तो वहाँ पर ये चीज़ें काम आएंगी। ठीक है, तो ये एंट्री मैंने सेव कर दी है। तो ये प्रॉपर एंट्री होगी आपकी। अब मैं एक रिसीट की एंट्री कर देता हूँ। तो ये मैं रिसीट की एंट्री कर देता हूँ, कोटक बैंक में ही मैं चेक की एंट्री कर देता हूँ। तो ये जो मैं रिसीट कर रहा हूँ ये ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से रिसीट कर रहा हूँ। 5000 रुपीज़ का जो है वो मैं चेक रिसीव कर लेता हूँ। तो अगेंस्ट रेफरेंस मैंने ले लिया यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या ले रहे हैं आप, क्या आपका ट्रांजेक्शन टाइप क्या है, फिर ई बैंकिंग से आपके पास आया है या चेक से आया है या किसी अदर वे में आया है, तो वो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं ले लेता हूँ चेक।
ठीक है। चेक में अगर आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको चेक की डिटेल डालने के लिए आ जाएगा। अगर आप ई बैंकिंग में एंटर करेंगे तो यहाँ पे ई बैंकिंग की डिटेल आपको डालने के लिए आ जाएंगी। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन टाइप में एनईएफटी लिखा आ रहा है ऑटोमेटिकली, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका इंस्ट्रूमेंट डेट है तो इंस्ट्रूमेंट नंबर में आप, तो यहाँ पे जो आपका इंस्ट्रूमेंट नंबर है तो इंस्ट्रूमेंट नंबर में आप जो भी आपका यूटीआर नंबर या आप जो भी आपका रेफरेंस नंबर होता है वो आप डाल सकते हैं। तो अभी मैं ले लेता हूँ यहाँ पे चेक, जो ये पेमेंट मेरे पास आ रहा है 5000 रुपीज़ का, ये मेरा चेक के थ्रू आ रहा है। तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा इंस्ट्रूमेंट नंबर। तो इंस्ट्रूमेंट नंबर जो भी मैं चेक रिसीव कर रहा हूँ उसका जो भी इंस्ट्रूमेंट नंबर है वो मैं यहाँ पर डाल दूँगा। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 100 नंबर कि 100 नंबर का चेक है, और कौन सी डेट का चेक है ये मैं डाल देता हूँ 2 अप्रैल का चेक है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपने बैंक चूज़ करना है कि कौन से बैंक का चेक है। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ आईसीआईसी बैंक का है जो कि चेक मैंने रिसीव किया है। तो कौन सी ब्रांच का है तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, किस ब्रांच का चेक है। तो ये रिकॉर्ड आपका मेंटेन होता रहेगा। तो रिसीव फ्रॉम मीन्स कि कहाँ से आपने रिसीव किया। ऐसा भी हो सकता है कि जो आपके पास पेमेंट आई है वो एबीसी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड की पेमेंट आई है, लेकिन जो आपके पास चेक आया है, ठीक है, तो चेक किसी और के अकाउंट का है, किसी इंडिविजुअल अकाउंट का है। तो वो, लेकिन वो जो आप उसको क्लियर करना चाहते हैं वो आप एबीसी प्राइवेट लिमिटेड के अकाउंट में क्लियर करना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि उसी के बिहाफ में ही पर्सनल अकाउंट से हमारी पार्टी ने चेक दिया। तो उस केस में भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि किसने ये चेक, किसके नाम का ये चेक आपके पास आपने रिसीव किया है, ठीक है। तो रिमार्क्स यहाँ पे आ जाएगा। तो ये मैं इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है। तो एक मैं ले लेता हूँ जो मैंने पेमेंट रिसीव किया है, तो एनईएफटी के थ्रू तो जो ये ट्रांसफ़र होता है, तो यहाँ पे मैं सेम पार्टी से ले लेता हूँ एबीसी प्राइवेट लिमिटेड से, और यहाँ पे इसने 10,000 रुपीज़ का मेरे को पेमेंट किया, ठीक है। तो 10,000 रुपीज़ का जो पेमेंट किया वो मैंने यहाँ पे ले लिया, और यहाँ पे मैं चेक की बजाय मैं चूज़ कर लेता हूँ ई फंड ट्रांसफ़र। तो ये मैंने जैसे चूज़ किया तो यहाँ पे मैं इंस्ट्रूमेंट नंबर में मैं डाल दूँगा जो भी मेरा यूटीआर नंबर रहेगा, ठीक है। यूटीआर नंबर जो भी है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, जो भी बैंक से आपको मिलता है या जो आपका स्टेटमेंट में शो करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंस्ट्रूमेंट डेट कि वो यूटीआर जो आपके पास पेमेंट आई है यूटीआर की डेट क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा बैंक, तो ये भी आईसीआईसी से मैंने इसको रिसीव किया है, और सेम चीज़ यहाँ पे अगेन आ गया रिसीव फ्रॉम, तो वो आपने ले लिया। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो एनईएफटी टाइप में आप जो ट्रांसफ़र मोड में ऑटोमेटिकली इसने एनईएफटी टाइप यहाँ पे ले लिया है, तो इसको मैंने कर दिया सेव, ठीक है। तो ये आपकी पेमेंट और रिसीप्ट आपकी हो चुकी हैं। तो अब हमने करना है बैंक को रिकनसाइल। तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो 2 तरीके हैं बैंक को रिकनसाइल करने के। एक तो आप नॉर्मली बैंकिंग में जाके यहाँ पे बैंक रिकन्सिलेशन में आप जा सकते हैं, और यहाँ पे सिर्फ आपने बैंक चूज़ करना है। तो जैसे आप बैंक चूज़ करेंगे तो ये एंट्रीज आपकी यहाँ पे आ जाएंगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे सारी एंट्रीज आपकी यहाँ पे आ जाएंगी जो अनरिकनसाइल रहेंगी, ठीक है। तो अगर आप, लेकिन यहाँ पे कभी कभी प्रॉब्लम क्या आता है कि जो यहाँ पे एंट्रीज आती हैं, अगर आपका जो डाटा है कि वो आपका फॉर एग्जांपल आपका डाटा है 1 अप्रैल 19 से लेके 1 अप्रैल 2019 से लेके, और जो कि आपका अभी तक का है कि 2021 तक का डाटा, 31 मार्च 2021 तक का भी डाटा आपके पास है, क्योंकि आप 2 साल का एक साथ डाटा यूज़ कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, एक ही डाटा में मैनेज कर रहे हैं, आपने स्प्लिट नहीं किया। तो उस केस में क्या होगा, अब फॉर एग्जाम्पल आपने रिकनसाइल नहीं किया लास्ट ईयर में आप मैनुअली रिकनसाइल करते हैं अपनी बुक्स में, लेकिन टैली में आपने स्टार्ट नहीं किया रिकनसाइल करना। तो उस केस में क्या होगा, जो भी आपकी जो लास्ट ईयर की जो जितनी भी एंट्रीज होंगी तो वो आपकी यहाँ पे बैंक रिकन्सिलेशन में शो करनी स्टार्ट हो जाएंगी, जो अनरिकनसाइल में यहाँ पे शो कर लेंगी। तो उसके लिए आपने क्या करना है, तो उसके लिए मैंने आपको जब लेजर क्रिएशन था तो उस टाइम पे आपने बताया था जो भी लेजर में जो भी आपका बैंक रिकन्सिलेशन फ्रॉम जो भी आपका डेट डाला होगा तो उसी डेट से ही आपको यहाँ पे एंट्रियाँ शो करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो जो उस डेट के बाद की जितने भी एंट्रियाँ होंगी, जो अनरिकनसाइल एंट्रियाँ होंगी, तो वो आपको यहाँ पे शो करेंगी। तो अब यहाँ पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको बता देता हूँ। तो F12 में अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आप ले सकते हैं कि आपको डेबिट चाहिए एंट्रीज या क्रेडिट एंट्रीज चाहिए। तो जो भी आपके लिए सफिशिएंट है, जिसमें भी आप फेमिलियर हैं, तो वो आप यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। तो अभी तो मैं यहाँ पे ऑल ले लेता हूँ, ऑल वाउचर्स। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि वाउचर की नरेशन भी वहाँ पे आए तो उसको भी आप यस कर सकते हैं। जो आपने रिमार्क डाला है जब आपने चेक की डिटेल डाली थी वो भी आप चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे यस कर सकते हैं। तो उसके बाद आता है शो अनरिकनसाइल्ड ट्रांजैक्शन आल्सो, ठीक।
तो उसके बाद ऑप्शन आता है सो रिकनसाइल ट्रांजेक्शन्स आल्सो। तो जो आपकी ट्रांजेक्शन इस पीरियड के अंदर में जो रिकनसाइल हो चुकी हैं, अगर इस ऑप्शन को आप यस करेंगे तो वो एंट्रीज भी आपकी यहाँ पे शो करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, उसके बाद आता है अलाउ बैक डेट रिकन्सिलेशन। तो अगर आप बैक डेट का कुछ रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, एंट्रीज हैं जो आपकी, तो उसको भी आप यहाँ पे यस कर सकते हैं। ठीक है, सो पेमेंट फेवरिंग रिसीविंग फ्रॉम, अगर आप इसको यस करेंगे तो जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपने ABC कंपनी का चेक, ABC कंपनी की आपके पास पेमेंट आई है लेकिन वो किसी इंडिविजुअल नाम से आई है, इंडिविजुअल नाम से वो पेमेंट आई है, तो वहाँ पे जो आपने फेवरिंग नेम डाला था वो आपने चेंज कर दिया था, जो जिसके नाम से भी चेक है तो वो आपने वहाँ पे डाला था, तो वो भी आपको यहाँ पे शो करेगा। तो यहाँ पे जो बैंक और आपकी बुक्स में जो डिफरेंस रहेगा उसको शो करने के लिए आपके पास ये ऑप्शन है, तो बैंक रिकन्सिलेशन में वो भी आपका शो करेगा अगर आप इस ऑप्शन को यस करते हैं। तो उसके बाद आता है शो ऑल अनरिकनसाइल्ड ट्रांजैक्शन टिल डेट। तो जिस डेट में भी आप रिकनसाइल कर रहे हैं तो उससे पहले की, चाहे आपका पीरियड आपने कुछ भी रखा है, तो उस अगर आप चाहते हैं कि स्टार्टिंग से लेके जितने भी अनरिकनसाइल एंट्रीज हैं वो मेरे को शो करे, तो ये ऑप्शन आपको यस करना पड़ेगा। अगर आप इसको न रखेंगे तो जो आपकी अनरिकनसाइल एंट्री हैं जो पहले की, वो आपके पास नहीं आएंगी पीरियड से पहले की, जो भी आपने पीरियड सेट किया है। सो ऑल अनलिंक्ड ट्रांजेक्शन अमाउंट नॉट रिफ्लेक्टेड, तो ये ऑटो रिकन्सिलेशन के लिए है। तो ये मैं आपको आगे बताऊंगा या नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ऑटो रिकन्सिलेशन की वीडियो में। तो ये मैंने सेव कर लिया। तो ये देखिए जैसे मैंने वहाँ से यस किया तो यहाँ पे आपका चेक नंबर आ गया, चेक डेट आ गया, एंड यहाँ पे आप देखेंगे रिमार्क्स भी आ गया। तो यहाँ पे समझने के लिए पहले मैं उनको नो कर देता हूँ। अगर आपको चाहिए तभी आप उसको यस करिए, अदरवाइज उसको नो रखिए। ठीक है, तो ये मैंने ले लिया। तो ये आपका रिकन्सिलेशन की विंडो खुल गई है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि बैंक रिकन्सिलेशन होता क्या है और इसको हम क्यों करते हैं। तो बैंक रिकन्सिलेशन आप यहाँ पे ये समझ लीजिए कि जो आपकी बुक्स है उसको आप अपनी बैंक की स्टेटमेंट के साथ मैच करते हैं, तो उस मैचिंग को ही आप रिकन्सिलेशन कहते हैं, जो कि आप अपने बुक्स के साथ अपने बैंक की स्टेटमेंट को मैच करते हैं। और वहाँ पे अगर आपको मिलता है कि कुछ एंट्रियाँ हैं जो आपके बैंक में नहीं हो रखी हैं, तो वो आप अपने बुक्स में करते हैं, या फिर कुछ ऐसी एंट्रियाँ हैं जो आपकी बुक्स में हो रखी हैं, आपने कर रखी हैं लेकिन बैंक में रिफ्लेक्ट नहीं की, तो उन एंट्रीज़ को आप सही करते हैं, करेक्ट करते हैं। तो ये तो हो गया रिकन्सिलेशन क्या होता है। तो इसको रिकन्साइल क्यों करते हैं, तो रिकन्साइल हम अपनी जो हमारी बैंक स्टेटमेंट होती है, बैंक अकाउंट होता है, उसको अपनी बुक्स से प्रॉपरली मैच करने के लिए कि अब जो हमारी बैंक में जो बैलेंस है वो हमारी बुक्स में भी सेम बैलेंस रहे, तो उसके लिए हम इसको रिको करते हैं अपने बैंक को, जो हमारी बुक्स हैं वो हमारे बैंक अकाउंट के साथ, बैंक अकाउंट बैलेंस के साथ प्रॉपरली मैच हो जाए, और जिससे कि हमको प्रॉब्लम ना आए ऑडिटिंग में, हमें प्रॉब्लम ना आए जब हमारा डाटा फाइनलाइज होता है या ऑडिट होता है, तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना आए और हमारा बैंक भी मेंटेन रहे रिकॉर्ड्स के साथ। बॉटम में आप देख रहे होंगे यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, तो यहाँ पे मैं पहले आपको ये ऑप्शंस बता देता हूँ। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो फर्स्ट लाइन में आपको लिख के आ रहा है बैलेंस एज पर दी कंपनी बुक। तो कंपनी बुक की अकॉर्डिंगली जो आपके पास बैलेंस आ रहा है वो इस कॉलम में आपका आ रहा है, जैसे यहाँ पे 14,100 रुपये आपके पास आ रहा है। ठीक है, अमाउंट नॉट रिफ्लेक्टेड इन बैंक बुक। ठीक है, तो बैंक बुक में ये देखिए 15,100 रुपये है जो कि बैंक बुक में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, जो कि डेबिट में है, और ये 1,000 रुपीज़ आपके क्रेडिट में है। और यहाँ पे आप देखेंगे उसके बाद एक ऑप्शन आपके पास आ रहा है अमाउंट नॉट रिफ्लेक्टेड इन कंपनी बुक। तो यहाँ पे आपका ब्लैंक आ रहा है, कोई भी आपके पास बैलेंस नहीं आ रहा है। तो ये अभी मैं आपको मैच करके दिखाऊंगा कि कैसे ये मैच कर रहा है। तो उसके बाद नेक्स्ट आपके पास लाइन में जो यहाँ पे लाइन आ रही है उसमें लिखा है बैलेंस एज पर दी बैंक। तो यहाँ पे एज पर दी बैंक ब्लैंक आ रहा है क्योंकि अभी मैंने रिको नहीं किया। तो जैसे मैं रिको करूँगा तो ये अमाउंट यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाएगा। बैलेंस एज पर इम्पोर्टेड बैंक स्टेटमेंट, तो ये ऑटो बैंक रिकन्सिलेशन के लिए, तो वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। तो रिकन्सिलेशन करते हैं इसको। तो रिकन्सिलेशन के लिए हमें टैली में क्या करना होता है, हमें सिर्फ यहाँ पे जो हमारी डेट होती है, जो हमारी जो एंट्री है आपकी यहाँ पे, तो ये एंट्री की डेट हमारी स्टेटमेंट में क्या है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास आया है 1 तारीख को चेक। ठीक है, अब ये जो हमारे अकाउंट में क्लियर हुआ है, हो सकता है वो 2 तारीख को क्लियर हुआ, 3 तारीख को क्लियर हुआ या 4 तारीख को क्लियर हुआ। तो जिस डेट में भी क्लियर हुआ वो आप यहाँ पे डेट डाल देंगे। तो जैसे कि ये एंट्री 4 तारीख को मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुई है, तो उसके लिए तो यहाँ पे मैं डेट डाल दूंगा 4 अप्रैल। तो उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट एंट्री। तो नेक्स्ट एंट्री क्या है आपकी
तो इसको आप मैच कर सकते हैं। जो आपकी स्टेटमेंट आती है, जो आपका इंस्ट्रूमेंट नंबर है, जो आपका इंस्ट्रूमेंट नंबर है वो आपका चेक नंबर यहाँ पे आता है, और ट्रांजैक्शन टाइप क्या है वो आपका यहाँ पे आता है। तो इंस्ट्रूमेंट नंबर में आपका चेक नंबर भी आता है, और आपका यूटीआर नंबर जो भी आपका डॉक्यूमेंट नंबर है वो आपका यहाँ पे आता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 5 तारीख का मैंने इंस्ट्रूमेंट डेट रखा था, तो हो सकता है ये कि 7 तारीख को, जैसे नॉर्मली 2 डेज़ के क्लियरिंग में आते हैं, 7 अप्रैल यहाँ पे डेट डाल दी है। तो ठीक है, तो ये मैच हो गया। ठीक है, उसके बाद आप चलते हैं, ABC कंपनी ने हमें रिसीट किया है चेक नंबर के थ्रू, जिसका चेक नंबर है 1000, जिसका चेक नंबर है 100, और 2 तारीख का था, तो इसको मैंने 2 तारीख की जगह मैंने इसको 5 तारीख डाल दिया कि 5 अप्रैल को मेरे बैंक में ये क्लियर हुआ। ठीक है, तो उसके बाद आप देखेंगे ABC कंपनी है। ABC कंपनी से आपके पास NEFT आई है 10,000 रुपये की, और 1 अप्रैल को आई है, तो इसको मैंने 1 अप्रैल ले लिया। तो अब यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने इसको 1 अप्रैल लिया, तो यहाँ पे आप देखेंगे एज पर बैंक बैलेंस, तो बैंक बैलेंस में आपका कितना पैसा पड़ा हुआ है, तो ये आप अपनी स्टेटमेंट से मैच कर लीजिएगा, जो कि आपके बैंक से आपने स्टेटमेंट निकाली है, डाउनलोड किया है, या फिर आपके पास प्रिंट आउट पड़ा हुआ है उसे। तो यहाँ पे जो ये जो बैलेंस एज पर दी बैंक आ रहा है, ये आपका मैच होना चाहिए जो आपकी बैंक की स्टेटमेंट का क्लोजिंग बैलेंस है, जो भी आपने ये पीरियड डाला है। तो ये अभी मैं रिकंसाइल कर रहा हूँ 1 अप्रैल से 1 अप्रैल, तो यहाँ पे 1 अप्रैल को मेरी स्टेटमेंट क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए 10,000 रुपीज़। ठीक है, तो उसके बाद अगर मैं आपको बताऊँ, तो जो यहाँ पे जो आपका जो ओपनिंग BRS आ रहा है, कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे जो BRS होती है, जैसे आपने कंपनी को स्प्लिट कर दिया, तो यहाँ पे ओपनिंग BRS करके आ जाता है। तो ओपनिंग BRS क्या होता है, तो वो होता है आपका जो ओपनिंग होता है बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट का, तो वो आपका यहाँ पे शो करना स्टार्ट कर लेता है। उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, तो उसका लिंक भी मैं आपको ऊपर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूँ, जो ओपनिंग जो यहाँ पे जो एंट्री शो करती हैं BRS की, तो वो आपका ओपनिंग BRS से यहाँ से आता है। ठीक है, तो ये एक्सेप्ट करने के लिए पूछ रहा है, तो मैं इसको यस कर लेता हूँ, तो ये सेव हो गया। तो उसके बाद यहाँ पे जो एंट्रीज आ रही हैं आपकी, जो अनरिकंसाइल्ड एंट्रीज होती हैं, तो ओपनिंग BRS में यहाँ पे शो करती हैं, तो यहाँ से आप उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी मेरी कोई एंट्री नहीं है, तो वो मैंने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, तो ये एंट्री है और इनको मैंने सेव कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये तो था आपका जो कि आपकी वाउचर एंट्री है, किस तरह से आपने प्रॉपर करनी है, और किस तरह से आपने बैंक को रिको करना है, जो कि मैनुअली रहेगा। ठीक, जो कि मैनुअली था। ठीक है, तो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप रिपोर्टिंग देख सकते हैं, कि आप चेक रजिस्टर को किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं, पेमेंट एडवाइस किस तरह से निकाल सकते हैं, फिर जो आपकी डिपॉजिट स्लिप है उनको आप किस तरह से प्रिंट कर सकते हैं, और चेक प्रिंटिंग कैसे कर सकते हैं। उसके आने वाली और जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें मैं आपको बताऊँगा कि ऑटो बैंक रिकंसिल आप कैसे करेंगे, और साथ में मैं आपको बताऊंगा कि आप पेमेंट कैसे करेंगे टैली से, जो कि आपके बैंक के साथ आप अपने टैली को लिंक कर देंगे। उसके बाद आप पेमेंट कर सकते हैं डायरेक्टली टैली से। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।